हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के लेक्चर नंबर 8 के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर नंबर 7 डिस्कस किया था, जहां पर हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है और इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एक्सियल पोजीशन पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। और हमने कहा था कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे कितनी फील्ड बनती है वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उस लेक्चर में ये टॉपिक डिस्कस नहीं हो पाया था। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इट्स इक्वेटोरियल पोजीशन। और उससे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल को फिर से समझना पड़ेगा, तभी हम इन चीजों को समझेंगे। हालांकि इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोगों ने लेक्चर नंबर 7 में भी डिस्कस किया था। तो शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल से ही, ठीक है। तो देखो सिंपल सी चीज है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या हमने पढ़ा था कि भाई देखो दो चार्जेस का सिस्टम है, दो चार्ज होंगे, किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से सेपरेट करो दोनों को, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम रखो और दोनों चार्ज का साइन डिफरेंट हो। यानी पहला अगर 4 कूलम है तो दूसरा भी 4 कूलम होना चाहिए, पहला अगर पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, फिर से बना लेते हैं इस चीज को। पढ़ा था हम लोगों ने कि ये हो गया हमारा चार्ज नंबर 1 और ये हमारा हो जाता था चार्ज नंबर 2, ठीक है। फिर इन दोनों को हम लोग एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से सेपरेट करेंगे, दोनों चार्जेस के सेंटर के बीच का हम कुछ डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। सेंटर के बीच का डिस्टेंस जो कि कितना हो जाता था, जिसको हम मान लेते थे चलो 2a है। कितना मान लेते थे? 2a है। तो यहां पर हम लोग कुछ डिस्टेंस ले लेते थे। कितना? ये हमारा डिस्टेंस हो गया 2a, यही लेते थे, ये 2a डिस्टेंस हो गया। फिर हम कहते थे कि जो दोनों चार्जेस हैं इन दोनों का एक मिड पॉइंट होता है, जैसे कि यहाँ पे मिड पॉइंट हमने ये माना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस a हो जाता था और यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस हम a मान लेते थे। ये अगर -q चार्ज होता था तो ये +q चार्ज होता था। और एक टर्म हमने पढ़ा था डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? ये होता है कि मतलब किसी दोनों चार्जेस में किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड उठाना है, साइन के साथ नहीं, केवल मैग्नीट्यूड उठाना है। तो मैग्नीट्यूड तो भाई दोनों का सेम ही है, ठीक है। तो q ले लो और डाइपोल मोमेंट को डिनोट हम किससे करते हैं? इसको डिनोट करते हैं p से। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी? दोनों चार्ज में से किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड उठा लो तो क्या हो जाएगा? q इंटू दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 2a है तो q इंटू 2a, यही हो जाता था डाइपोल मोमेंट। और इस डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता था? निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। इसका डायरेक्शन होता था निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। इतनी चीजें पता चल गई, ठीक है। पहले भी मैंने बताया था। अब हम देख लेते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इट्स इक्वेटोरियल पोजीशन। तो शुरू करती हैं, नोट करो, फटाक से नोट करो तो हम लोग आगे बढ़े, ठीक है। हो गया नोट? चलो तो आगे बढ़ा जाए, ठीक है। चलो भाई चलो शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इट्स इक्वेटोरियल पोजीशन। शुरू करो। चलो तो आ जाते हैं इस पे। इक्वेटोरियल का मतलब क्या है? देखो डाइपोल बना लो, अभी डाइपोल समझ में आ गया, सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस है, ठीक है। चलो तो मान लेते हैं हमारे पास 2 चार्जेस गिवन है, खुल जा, 2 चार्ज हमारे पास गिवन है। एक हमारा चार्ज यहां पर है, ठीक है, इस तरीके से छोटा सा। एक हमारे पास यहां चार्ज है, एक हमने यहां पर एक चार्ज लिया, तो हमारे पास टोटल 2 चार्जेस हैं। अभी मैंने बता दिया 2 चार्ज का सिस्टम है। तो ये हमारा क्या हो गया? दोनों अलग अलग लग रहे हैं क्या? सेम तो दिख रहे हैं। हटा देती हूँ, फिर से बना लेते हैं। चलो तो दोनों चार्ज जो है जुड़वा भाई की तरह बनाओ ऐसे, हाँ ठीक है। तो ये होगा, ठीक है। हमने कहा ये वाला जो है -q चार्ज है, ये वाला हमारा जो है -q चार्ज है, ये हमारा जो है +q चार्ज है। हमारे पास 2 चार्जेस हो गए, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि ये डाइपोल बन गया, तो इस डाइपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन पर कितनी फील्ड बनेगी ये हमको बताना है। इक्वेटोरियल मतलब इस डाइपोल के वाई एक्सिस पर किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जा करके एक हमने एक पॉइंट माना और इस पॉइंट पे हमने कहा कितनी नेट फील्ड बनेगी। मान लेते हैं r डिस्टेंस पे गए। तो मैंने भाई बहुत सालों पहले नहीं, लेक्चर नंबर 5 में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस किया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लेक्चर नंबर 5 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स के लेक्चर नंबर 5 में हमने पढ़ा था कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है वो कैसी जाती है? अवे फ्रॉम द चार्ज, चार्ज से दूर भागते हुई जाती है, ठीक है। और जो निगेटिव चार्ज की फील्ड होती है वो टुवर्ड्स द चार्ज बनती है। रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं यार? पता चला रिकॉर्डिंग ही ना हो रही, हाँ ठीक है। तो इस तरीके से कहानी, हमारा पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड बनती है वो अवे फ्रॉम द चार्ज आती है, चार्ज से दूर भागती हुई फील्ड बनती है, हमने पढ़ा था। तो पॉजिटिव चार्ज की फील्ड हम लोगों ने कुछ इस तरीके से बना ली, ऐसे यहां से गए भागते हुए, ये हमारी हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये हमारी हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये क्या हो गई? ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे यार, हाँ तो ये हमारी, इस पॉइंट हमको बताना था फील्ड। तो जो क्या बोलते हैं, इस पॉइंट पर +q की वजह से जो फील्ड बनेगी वो किधर बनेगी? वो अवे फ्रॉम द चार्ज बनेगी। अब जो निगेटिव वाला चार्ज है इसकी वजह से जो फील्ड बनेगी वो किस तरफ बनेगी?
ये निगेटिव जो चार्ज है इस पॉइंट पर किधर फील्ड बनाएगा, टुवर्ड्स द चार्ज, अपनी तरफ जाती हुई फील्ड बनाएगा ये माइनस क्यू चार्ज। तो बना लो, दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना, तब बना लो। तो ये हो गया तुम्हारा ये वाली फील्ड, यहां जोड़ दो ऐसे, ठीक है। ये देखो ये टुवर्ड्स द चार्ज बना, कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे बन रहा, ठीक है। तो ये वाली फील्ड किधर जा रही, अवे फ्रॉम द चार्ज। ये इस पॉइंट पे किधर फील्ड बना रहा है, टुवर्ड्स द चार्ज, ठीक है। ये वो पॉइंट है, ये बना लो बिंदी की तरह यहां, ठीक है। तो ये जो वो पॉइंट है जहां पर दोनों चार्जेस की वजह से फील्ड बन रही है, दिख रहा है, यही वो पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट पर अब हमने कहा जो प्लस क्यू की वजह से फील्ड बन रही, इसको हम लोग E2 मान लेते हैं, माइनस क्यू की वजह से जो फील्ड बन रही है इसको E2 मान लेते हैं, जो प्लस क्यू की वजह से फील्ड है उसको E1 मान लेते हैं, ठीक है, उसको हम लोग E1 मान लेते हैं। दोनों का नामकरण कर दो, तो प्लस क्यू की वजह से जो फील्ड बनेगी इसको E1 मान लेंगे, और जो माइनस क्यू की वजह से फील्ड बनेगी इसको E2 मान लेंगे, ठीक है। फिर हमने कहा जैसा कि ये डाइपोल है, जैसा कि भाई बहनों ये डाइपोल है, ठीक, ये हमारा क्या है, डाइपोल है। तो डाइपोल के बीच का जो टोटल डिस्टेंस हमने पढ़ा था कितना मान लिया, हमने मान लिया टोटल डिस्टेंस इन लोग के बीच का हो गया 2a, ठीक है। कितना हो गया, 2a डिस्टेंस पे रखा है, ठीक है। 2a डिस्टेंस पर ये जो है हमारा बना हुआ दिख रहा है कि नहीं, ये 2a डिस्टेंस है दोनों के बीच, दोनों चार्जेस के सेंटर के बीच का डिस्टेंस हमको कितना गिवन है, 2a गिवन है, दिख रहा है, ठीक। फिर हमने कहा ये रहा मिड पॉइंट, ठीक। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो होगा, यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस वही होगा, ये मिड पॉइंट है दोनों का, तो यहां से यहां तक का a हो जाएगा, यहां से यहां तक का a हो जाएगा, ठीक है, ये भी नोट करे रहो। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, a है, और यहां से यहां तक का भी जो डिस्टेंस है वो हमको कितना गिवन है, a ही है, दोनों का डिस्टेंस हमारा कितना है, a गिवन है, यहां से यहां तक का भी a है, यहां से यहां तक का भी a है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको जो है डिस्टेंस गिवन है। डायग्राम क्लियर दिख रहा है, तिरछा तो नहीं है, सही तो दिख रहा है। चलो, तो इस तरीके से हमारा डायग्राम बन गया। फिर हमने कहा कि चलो अब एक काम करते हैं, ये E2 है, ये E1 है, ठीक है। तो दोनों फील्ड का जो नेट निकलेगा, क्योंकि हमने यहां पर देख लिया कि इक्वेटोरियल पोजीशन में हम पता कर रहे हैं दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है, Q है, दोनों का मैग्नीट्यूड, हाँ साइन अलग है पता है, माइनस है एक प्लस है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो दोनों चार्ज का सेम है। पहले का मैग्नीट्यूड Q है, दूसरे का भी मैग्नीट्यूड Q है। इसका मतलब जो हमारी फील्ड है वो बराबर है, यानी जो हमारी फील्ड है E1 इक्वल टू है E2, और दोनों आपस में बराबर हैं, तो दोनों का सेम नाम रख दो, ठीक है। अब दोनों भाई अगर सेम हाइट के हैं तो दोनों का सेम नाम नहीं रखते, लेकिन फिजिक्स में दो फील्ड अगर सेम है तो दोनों को सेम नाम दे दो, कोई दिक्कत है क्या, E मान लेते। दोनों फील्ड की वैल्यू हमने मान ली E है, समझ रहे हो कि नहीं, दोनों फील्ड की वैल्यू हमने मान ली कितनी है, दोनों फील्ड की वैल्यू हमने E के बराबर मान ली। अब हमने कहा कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल है वो थीटा है, थीटा थोड़ा सा सुंदर बनाना चाहिए, हाँ बनाते हैं। ये तो ये हमारा हो गया थीटा, तो ये एंगल कितना, थीटा, ये भी हमारा कितना हो जाएगा, अगर ध्यान से देखो यहां से एक रिजल्टेंट निकलेगा, ये E1 E2 बराबर है। हमने पढ़ा जब दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर हो तो, और दोनों वेक्टर्स एक ऐसे जा रहा है एक ऐसे, तो दोनों का रिजल्टेंट बीच से निकलेगा, ठीक है। तो जैसे ही यहां पर क्या होगा, जो हमारा एंगल, जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो किधर से निकलेगा, वो कुछ इस तरीके से निकलेगा ऐसे, ठीक है। ऐसे तो कुछ निकलेगा कि कुछ और निकलेगा, जो रिजल्टेंट होगा वो हमारा इस तरीके से निकलेगा। अब ये थीटा है, ये भी थीटा है, तो ये एंगल हमारा कितना हो गया, ये हमारा है थीटा हो जाएगा, ये थीटा तो ये भी थीटा, ठीक है। और ये हमारा इधर से निकलेगा ई नेट, ये हमारी है ई नेट, ठीक है। समझ में आ रहा है इतना, तो इतनी चीजें नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसी डायग्राम को उठा करके फेंक के यहाँ लाएंगे और डिस्कस करेंगे, इसको कंपोनेंट में तोड़ेंगे। नोट करो, नोट करो भाई, क्लियर दिख रहा है कि नहीं, इतना क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, वैसे तो मुझे लग रहा है क्लियर ही होगा, ठीक है। इस पॉइंट का भी नामकरण कर दो, इस पॉइंट को मान लो P है, चलो इस P पॉइंट पता करना है। तो हमने देख लिया ई नेट इधर जाएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। एक और चीज नोट कर लो, अभी इसका काम आएगा। ये बेस हो गया, इस वाले ट्रायंगल को देखो, इसको फेंक दो, इसको ले जाकर नाले में फेंको, इस वाले ट्रायंगल को अपने पास रखो। सुनो, अब जो ये है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है। तो अगर ये अभी देखो कॉस थीटा का भी काम आएगा, इसलिए हम लोग इसको जो है मेजर करके चलते हैं। अगर इस ट्रायंगल के लिए कॉस थीटा की वैल्यू नोट करोगे तो कितना आएगा, कॉस थीटा की वैल्यू नोट करोगे तो कितना है, कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पर बेस की वैल्यू क्या है, बेस तुम्हारा a है, और जो हाइपोटेनस है, जो हाइपोटेनस है वो कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अंडर रूट में, ये सब क्या
ठीक है, तो लिख लो। तो क्या बोलोगे, ये परपेंडिकुलर आर स्क्वायर, ये बेस ए स्क्वायर, तो अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जुम जुम जुम, अरे ये क्या हो गया, ज्यादा ही बढ़ गया क्या ये। हाँ ये ई नेट था हमारा, इस लाइन को तो फर्जी में आ गई, कहाँ से आ गई लाइन, जादू से आया। हाँ ये रहा तुम्हारा E2, ये तुम्हारा क्या है E2 है, ठीक है। और यहाँ तुम्हारा क्या था, ई नेट था, ठीक है। ये तुम्हारा क्या था, ये ई नेट था। कॉस थीटा कहीं और लिख लेते हैं, कॉस थीटा यहाँ पे लिख लो। जो कॉस थीटा की वैल्यू होगी वो क्या होती है, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस है तुम्हारा ए और हाइपोटेनस हो जाएगा तुम्हारा अंडर रूट में ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही होगा कि कुछ और होगा, ठीक है। चलो तो ये तुम्हारा हो गया ए बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तुम्हारा हो गया बेस बाई हाइपोटेनस, ये तुम्हारा कॉस थीटा की वैल्यू हो गई, या फिर इसको बोल सकते हो ये, ठीक है। ये चीज जो तुम्हारा है, ये कॉस थीटा नहीं, ये जो तुम्हारा है ये वाली लेंथ, ये वाली जो लेंथ होगी ये क्या हो जाएगी, ये तुम्हारी हो जाएगी ये जो लेंथ होगी, अभी कॉस थीटा समझेंगे, अभी नोट कर लो कि जो हाइपोटेनस की वैल्यू है वो कितना हो गई, ये तुम्हारी हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ए अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। इसको याद रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको समझ तो रहे, हटा दूं, इसको नोट कर रहा हूं कि इसकी वैल्यू यही आएगी, समझ तो गए क्यों आएगी। चलो तो इसको हटाए रहते हैं, अभी देख लेंगे। हाइपोटेनस कितना तुम्हारा, ए अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं आगे क्या कहानी बनेगी। अब इसको पूरा तुम इधर ले आओ, इस सेटअप को पूरा यहाँ ले आओ, ये जो ई नेट वगैरह की कहानी है, ठीक है। या फिर इसी में देख लो, नहीं है अलग से लाते हैं। चलो पहली फील्ड तुम्हारी किधर थी, E1 वाली, E1 तुम्हारी इधर थी, कोई दिक्कत, E1 इधर ही थी। चलो E2 तुम्हारी किधर थी, E2 तुम्हारी थी इधर थी, E2 तुम्हारी इधर थी कि कहीं और थी, इधर ही तो थी। ये तुम्हारा क्या हो गया, ये था तुम्हारा E1, ये था तुम्हारा E2, ठीक है। फिर हमने कहा कि हमारा जो रिजल्टेंट है वो बीच से कुछ इस तरीके से निकला, ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये एंगल हमारा कितना था, थीटा था, ये एंगल कितना था, थीटा था, ठीक है। फिर हमने कहा कि ये जो E1 है इसके दो कंपोनेंट करो। हमने पता है जब थीटा के इंक्लाइन में कोई वेक्टर रखा हो, वेक्टर, तो उसके दो कंपोनेंट बनते हैं, एक कॉस थीटा में बनता है जो अलोंग द एंगल जाता है, और एक साइन थीटा जाता है जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है किसी भी फील्ड या किसी वेक्टर क्वांटिटी का। तो अगर E1 के दो कंपोनेंट करोगे तो एक आएगा E1 cos थीटा, एक आएगा E2 sin थीटा। तो जो E1 cos थीटा होता है वो क्या होगा, अलोंग द एंगल वाला कंपोनेंट है, तो अलोंग द एंगल वाला कंपोनेंट इसका इधर जाएगा, ये एंगल के अलोंग, तो इधर तुम्हारा आ गया E1 cos थीटा हो गया, ठीक है। अब इस E1 का जो है कंपोनेंट करोगे साइन थीटा में, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सॉरी वर्टिकल कंपोनेंट, मैंने उल्टा बोल दिया था, जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट होता है वो वर्टिकल कंपोनेंट होता है, सीधा जाता है, और हॉरिजॉन्टल जो थीटा के अलोंग जो तुम्हारा कंपोनेंट बनता है वो कॉस थीटा में बनता है, ठीक है। तो वर्टिकल वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, E1 sin थीटा। तो ये इस तरीके से एक हमारा कंपोनेंट निकल करके आएगा जो कि E1 का होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा हो जाएगा E1 sin थीटा। तो एक बना E1 cos थीटा, एक बना E1 sin थीटा। अब वैसे E2 का भी दो कंपोनेंट बनेगा, E2 का दो कंपोनेंट बनेगा, कैसे बनेगा भाई, एक बनेगा अलोंग द एंगल हॉरिजॉन्टल में, तो वो क्या हो जाएगा, इसी तरफ बनेगा एंगल के अलोंग E2 cos थीटा। क्या बनेगा बोल भाई, E2 cos थीटा। और एक बनेगा अलोंग द वर्टिकल लाइन में तुम्हारा बनेगा साइन थीटा बन जाएगा। तो इधर क्या बन गया, इधर बन गया, थोड़ा तिरछा हो गया। चलो तो ये वाला जो कंपोनेंट बनेगा ये कुछ यार, हाँ ये जो कंपोनेंट बनेगा कितना बन जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा यहाँ से, हाँ तो ये तुम्हारा बन जाएगा E2 sin थीटा, E2 sin थीटा। अब अगर ध्यान से देखोगे तो समझोगे कि E1 sin थीटा किधर को जा रहा, ऊपर की तरफ, E1 sin थीटा ऊपर जा रहा, E2 sin थीटा नीचे की तरफ जा रहा, यानी दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा विल कैंसल ईच अदर, ठीक है। E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे को कैंसल कर देंगे क्योंकि इनका डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये दोनों कंपोनेंट क्या करेंगे, दे विल कैंसल ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसल कर देंगे। तो जो नेट फील्ड बनेगी वो कितनी बनेगी, नेट फील्ड बनेगी E2 cos थीटा बनेगी। कैसे बनेगी बता रहा हूं, पहले इसे लिख लो, दे विल कैंसल ईच अदर। ये जो E1 sin थीटा है और E2 sin थीटा है
वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ये दोनों फील्ड खत्म। तो नेट फील्ड इधर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, जो नेट फील्ड बनेगी विच इंप्लाइज दैट जो तुम्हारी नेट फील्ड बनेगी वो कितनी बनेगी, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, दोनों का डायरेक्शन सेम है, कैंसिल तो कर नहीं पाएंगे। अभी हमने पढ़ा कि E1 बराबर है E2 के, ठीक है, और इन दोनों को हमने E मान लिया। तो अगर हम इसको ये भी E cos थीटा हो गया, ये भी E cos थीटा हो गया, तो E cos थीटा प्लस E cos थीटा इक्वल टू 2E cos थीटा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो कितनी बन जाएगी, जो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो बन जाएगी 2E cos थीटा। जो नेट फील्ड है वो 2E cos थीटा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करो, cos थीटा की वैल्यू पुट करो, नेट फील्ड पा जाओ इक्वेटोरियल पॉइंट पे। देखते हैं, इतना नोट करो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कर, हो गया। इसी में देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट पेज में इसी में देख लो। चलो नेक्स्ट पेज में देखेंगे। इसी में देख ली क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, नहीं हो पाएगा भाई, नेक्स्ट पेज में चलेंगे। नोट करो इसे, हो गया। चलो तो नेक्स्ट पेज में देख ले भाई, देख लो इसको ध्यान से देख लो, फिर हम लोग जो है नेट फील्ड निकालते हैं। ई नेट आ गया है 2E cos थीटा, हटा दें। चलो पेज नंबर आ जाए, इस पे आ। चलो तो यहाँ पे हमने क्या पाया, हमने पाया जो हमारा ई नेट का वैल्यू है, कलम की रंग को चेंज कर लिया जाए। हाँ, तो हमने कहा कि हमने जो ई नेट पाया है, जो हमने ई नेट पाया है वो कितना पाया है, बोल भाई। वो पाया हमने 2E cos थीटा। अभी हमने पढ़ा है लेक्चर नंबर 5 में कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/R², कि जिस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो चार्ज है Q, और R क्या है, R वो डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस पर उस चार्ज की वजह से फील्ड बन रही है। तो वही होता है, तो लिख लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू ई की वैल्यू क्या हो जाएगी KQ/R²। वैसे किस डिस्टेंस पर फील्ड बन रही है, ध्यान से देखो इस पेज नंबर पे अब आई, और बताओ किस डिस्टेंस पे फील्ड बन रही है। देखो तुम कहां चले गई ये, यहाँ पे खुल जा सिमसिम। हाँ, अगर देखो तो चार्ज यहां पर है, दो चार्ज यहां पे, यहां फील्ड बन रही है, तो कितने डिस्टेंस पे फील्ड बन रही है। अभी हमने पढ़ा था ये हाइपोटेनस के ये हाइपोटेनस है ना, इसी डिस्टेंस पे तो फील्ड बन रही है। तो डिस्टेंस कितना है, अंडर रूट में सॉरी A/√R² प्लस A², इतने ही डिस्टेंस पे तो बन रही है। यानी KQ अपॉन में क्या हो जाएगा, A/√R² प्लस A², कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पर हम लिखते हैं, तो क्या हो गया, KQ/R² होगा। तो R² की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कुछ गड़बड़ मैंने बता देगा शुरू में। हाँ, तो हाइपोटेनस क्या होगा, अंडर रूट R² प्लस A² होगा। मैंने A अपॉन में बता दिया तो वो गड़बड़ है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा E। तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट में R² प्लस A², इतना हो गया। ठीक है, अंडर रूट में R² प्लस A²। ठीक है, इस तरीके से वो जो मैंने वैल्यू बताई थी वो cos थीटा की बताई थी कि A/√R² प्लस A², वो cos थीटा की वैल्यू थी। किसकी वैल्यू थी, cos थीटा की वैल्यू थी। और हाइपोटेनस की क्या वैल्यू हो जाएगी, अंडर रूट में R² प्लस A² हो जाएगा। तो ये हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, फिर इनटू हमने कहा जो हमारी cos थीटा है। ठीक है, cos थीटा, तो थीटा क्या है, थीटा यहाँ पे हमारी हो जाएगी, cos थीटा की वैल्यू क्या थी, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना था, A था, बेस हमारा कितना था, A था, और हाइपोटेनस कितना था, अंडर रूट में क्या था, R² प्लस A²। अब सुनो, एक यहाँ पर हल्की सी गड़बड़ी हो रही है। क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, KQ/R²। तो ये क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर भी तो करोगे, अब इंटू करो, यहाँ इंटू लगा लो, क्या लिखोगे, cos थीटा क्या है, A/√में R² प्लस A²। तो इस तरीके से हमको वैल्यू मिल गई। फिर हमने कहा कि हम आगे बढ़ते हैं, और जैसे हम आगे बढ़े तो हमने यहाँ क्या पाया, यहाँ पे हमारा स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ तुम्हारी जो वैल्यू बचेगी वो हो जाएगी 2 इंटू KQ डिवाइडेड बाई KQ डिवाइडेड बाई में क्या है R² प्लस A² हो जाएगा, इंटू ये कितना है, ये तुम्हारा हो जाएगा A अपॉन में क्या है, A अपॉन में हो जाएगा। देखो स्क्वायर रूट लगाए तो इसको 1/2 का पावर भी दे सकते हो। अगर कोई चीज अंडर रूट R² प्लस A² है तो इसको R² प्लस A² की होल पावर 1/2 भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा R² प्लस A² की पावर 1/2, क्योंकि भाई स्क्वायर रूट में ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, फिर हमने कहा कि अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए बेस सेम है, भाई मैथ्स में अगर पढ़ोगे एक्सपोनेंशियल रूल्स में कि अगर तुम्हारे बेस सेम हैं दो चीजों के, ठीक है,
तो पावर साइड हो जाते हैं, तो जहां कुछ नहीं वहां पावर 1 मानी जाती है, और क्या मानोगे, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर 3/2, सीधी बात है, बेस सेम है, ऐड कर दो पावर्स को, तो यहां क्या हो जाएगा, ये तुम्हारी वैल्यू निकल करके आएगी 2kq इंटू ए। इस चमकदार के आगे कुछ दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा है। चलो नेक्स्ट पेज में ही देख लेते हैं, यहीं देख लेंगे, यहाँ देख लेते हैं, कहाँ देख लेते हैं, यहाँ देख लो तुम। यहाँ से तुम्हारी वैल्यू निकल करके आ जाएगी, कितनी निकल करके आ जाएगी, ये आ जाएगी 2kq डिवाइडेड बाई कितना होगा, अरे यार यहाँ लिखो फिर से, विच इंप्लाइज दैट, यहाँ पे तुम्हारा फॉर्मूला आएगा 2 इंटू KQ इंटू ए डिवाइडेड बाई कितना आएगा, अगर डिवाइडेड बाई में देखोगे तो तुम्हारा ये वैल्यू आएगी, क्या आएगी, यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर, अंडर रूट में नहीं होगा, ऐसे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर 3/2, यही तो आएगा कि कुछ और आएगा, यही तुम्हारा ई नेट हो जाएगा, ठीक है। ई नेट नहीं 2e cos थीटा मान सकते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारा 2e cos थीटा का वैल्यू हमारा पूरा रखते जा रहे हैं, ये हम पूरा जो है 2e cos थीटा को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, 2e cos थीटा को। तो कितना आ गया इतना आ गया हमारा, ठीक है। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो चीजें हम लोग आगे बढ़ा सकती हैं, क्या बढ़ा सकती हैं, देखो ई नेट को यहाँ लिखते जाओ पहले, तो ये ई नेट ये तुम्हारी कितनी है, ये है ई नेट, ठीक है। तो अब हमने देखा कि अभी मैंने पढ़ा था डाइपोल मोमेंट के बारे में, किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड उठाओ q इंटू 2a, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस q इंटू 2a क्या होता है, डाइपोल मोमेंट p होता है। यहां देखो, यहां है नहीं 2qa है नहीं, यहां पे ध्यान से देखो 2a इंटू q डाइपोल मोमेंट, तो सीधी सी बात है यहां लिख सकते हो तुम 2qa की जगह क्या लिख सकते हो p, और तो क्या हो जाएगा kp सर, kp यहां पे क्या हो जाएगा kp, p किसकी जगह पे लाए हो 2qa की जगह, और k तो रहने ही दो, तो kp अपॉन क्या हो जाएगा। हमने कहा कि हम एक एजम्पशन लेते हैं कि जो हमारा r है, ठीक है, जो हमारा r है यानी डाइपोल के मिड पॉइंट से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो वही है तुम्हारा r, और a क्या है, मिड पॉइंट से पर्टिकुलर चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। तो अगर r बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए, ऐसे हमने एज्यूम किया कि हमारा जो r है वो बहुत ही बड़ा है a से, तो इसका मतलब विच इंप्लाइज दैट कि हमारा जो a है वो अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा। अगर हमारा r जो है a से बहुत बड़ा हो जाए, r हमने कहा कि r जो है a से बहुत बड़ा है, तो a जो है अप्रोच कर जाएगा 0 को, सीधी सी बात है। और a अगर 0 को अप्रोच कर जाएगा तो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, अब a की जगह 0 की पावर 3/2 0, तो बचेगा क्या, r स्क्वायर इंटू 3/2 बचेगा, क्या हो जाएगा, यहां पर केवल एक r बचेगा, तो r स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 मर जाएगा, कंबाइन कर दिए हो क्या सब, थोड़ा ऊपर लिखते हैं। यहाँ पे हमने क्या फॉर्मूला पाया, यहाँ हमने पाया कि ये हो जाएगा के पी डिवाइडेड बाई, एक खत्म हो जाएगा और हो जाएगा r स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 मर गया, और तुम्हारा वैल्यू कितना आ गया, के पी बाई आर क्यूब, क्या आ गया, के पी बाई आर क्यूब, माइनस के पी होगा, क्यों माइनस अभी समझोगे, ठीक है, ठीक है, क्यों माइनस अभी समझ लोगे, आखिर क्यों यहां पर हम लोगों ने माइनस को लेके रखा है, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड में मिल गई, कितनी मिल गई, माइनस के पी बाई आर क्यूब, हटा दिया जाए, नोट कर लो। चलो पेज नंबर 5 पे आ जाओ, एक चीज और समझ लो यहाँ पर, खुल जा भाई। हाँ, मैंने यहाँ जो चीज बताई थी, यहां से यहां तक के डिस्टेंस a अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नहीं है, यहां से यहां तक के डिस्टेंस कितनी है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में है, अंडर रूट में ना, यही तो होगा कि कुछ और होगा, यही तो होगा। cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी a अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो वो चीज थी यहाँ पे। अब हमने कहा कि ये जो हमारी r है, ये r हमने बहुत बड़ी एज्यूम कर ली a के मुकाबले, तो a खत्म हो गया था, ये a है, ये r है, ठीक है, हटा दे। तो इस तरीके से जो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल करके आएगी वो कितनी आ गई, वो आ गई माइनस के पी बाई आर क्यूब, ठीक है, माइनस के पी बाई आर क्यूब, नोट कर लो, 1 2 3 4 पॉज करके नोट कर, हो गया भाई। जो हमारी ई नेट आई वो कितनी आ गई, जो हमारी ई नेट आई वो कितनी आ गई, जो हमारी ई नेट आई वो आ गई, ई नेट हमारी आ गई है केपी बाई आर क्यूब, माइनस केपी बाई आर क्यूब, ठीक है। तो
तो इस तरीके से हमने जो है कहानी बनाई। हाँ, माइनस पी के में सुनो, डाइपोल मोमेंट पी है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, यानी कि अगर यहां पर देखो तो निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ का मतलब हो गया कि ये डायरेक्शन होगा, ये वाला, ये हो जाएगा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, खुल जा खुल जा खुल जा, ये हो गया डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा, इधर जा रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, डाइपोल मोमेंट इधर है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो माइनस ही तो आएगा, प्लस थोड़ी आएगा। तो ई नेट कितना आ गया, माइनस के पी बाई आर क्यूब। नोट कर लो, 1 2 3 4 पास करके नोट करो। ये हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस में हो जाती है ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मैंने हाइपोटेनस में लिख दिया था ये अपॉन। नोट कर लो, हो गया, हटा दिया जाए। इस पेज नंबर 6 को भी नोट कर लो भाई, खुल जा, नोट कर लो नोट कर लो नोट कर लो, के पी बाई आर क्यूब। ये 2 2 मर गए थे आपस में, खचा खचा, हटा दे, चलो हटा दिया जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहां पर इस लेक्चर को हम लोग खत्म करते हैं, और यहां पर खत्म होता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एक्सियल पोजीशन पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल पोजीशन पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, सारी चीजें खत्म होती हुई। इसके बाद एक नया लेक्चर आएगा जहां पर हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखेंगे, फिर हम देखेंगे टॉर्क और इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि थिन कंडक्टिंग सेल की वजह से कितनी फील्ड बनती है, हॉलो स्फेरिकल सेल की वजह से कितनी फील्ड बनती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स देखेंगे, और 3 से 4 लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर हम बहुत ही जल्द लाएंगे।